डमरू के इस अध्याय में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, क्या राजनीति मौजूदा दौर में इस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां पे ये बात क्लियर हो जाती है कि विपक्ष आखिर कौन से नैरेटिव चला रहा है, उसकी रणनीति क्या है, उसके हथकंडे क्या हैं। सिर्फ एक ही वाक्य से उसकी सारी पोल पट्टी अब खुलती हुई दिखाई दे रही है। और वो बात है राज्यसभा में जब समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन के संदर्भ में जो वाक्य हुआ, इससे जया बच्चन की खुद की ही पोल पट्टी तो खुली ही, साथ ही समूचे विपक्षी गठबंधन की पोल पट्टी खुल गई। दरअसल जया बच्चन ने यह तीसरी बार है जब उन्होंने अपने नाम को लेकर आपत्ति दर्ज की। बहाना तो नाम को लेकर था, पर निशाने कहीं और थे। पहली बार जब उन्होंने नाम को लेकर आपत्ति की थी तब सभापति की कुर्सी पर उपसभापति हरवंश जी बैठे थे। अब हरवंश जी तो वैसे ही एक सिंपल विनम्र व्यक्ति माने जाते हैं। बात को उन्होंने हंसी में ही टाल दिया। पर दूसरी बार जब उनका नाम पुकारा गया, जया अमिताभ बच्चन, तो इसके लेकर उन्होंने अपनी खीज दूसरे अंदाज में उतारी। उन्होंने जो सवाल पूछा उसका जवाब देना था केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को। और जब खट्टर खड़े हुए तो जया बीच में ही खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि मनोहर लाल खट्टर के पहले उनकी पत्नी का नाम आना चाहिए। अब ये तो सब जानते हैं कि मनोहर लाल खट्टर आरएसएस के प्रचारक हैं, इसलिए वो अविवाहित हैं। तो क्या जया को ये बात पता नहीं थी? विश्वास नहीं होता। और यदि ऐसा है तो फिर वो 4 बार की सांसद कैसे हैं? और इसके बाद तीसरी बार जब सभापति की कुर्सी पर जगदीप धनखड़ बैठे थे, उन्होंने नाम पुकारा, तब जया बच्चन ने अपना आपा ही खो दिया। मैं कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, एक्सप्रेशन समझती हूं। और सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है। सभापति ने जो उत्तर दिया, ये उत्तर सदियों तक याद रखने लायक है। जब उन्होंने कह दिया, You know, an actor is subject to the director. कितनी बड़ी बात इस बात में छुपी है। और इसके अलावा सभापति ने कहा कि राज्यसभा के अंदर जितने भी सांसद बैठे हैं उनका सम्मान भी इतना ही है जितना आपका है। और जब बात आगे बढ़ी तो सारे विपक्ष के सांसद राज्यसभा से वॉकआउट कर गए। अब पहले तो सवाल ये आ रहा था कि जया को आखिर अमिताभ के नाम पर इतनी आपत्ति क्यों है? क्या इसके पीछे उनका पुराना बैकग्राउंड है? उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा था और उनकी एक ठीक ठाक पोजीशन हो गई थी। और अमिताभ बच्चन उस समय स्ट्रगल के दौर से गुजर रहे थे। दोनों की शादी हुई और जया भादुड़ी का करियर यहाँ पे एक ठहराव की स्थिति में आ गया। बच्चन परिवार की मां ने तो जया भादुड़ी का काम करना बंद हो गया था जब वो जया बच्चन हो गई। वहीं अमिताभ बच्चन कैरियर की इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचे कि वो देश की सबसे बड़ी पार्टी जो केंद्र में काबिज थी, उसी पार्टी के एक सांसद के तौर पर केंद्र की सत्ता में थे। बाद में स्थितियां कुछ ऐसी हुई कि अमिताभ को राजनीति से दूर होना पड़ा, पर अंदर ही अंदर जया बच्चन की महत्वाकांक्षाएं जग रही थी। पर राजनीति से जिस तरीके से अमिताभ बच्चन ने तौबा की थी, वो नहीं चाहते थे कि उनके परिवार का कोई सदस्य आगे राजनीति में आए। पर जया बच्चन के बारे में कहा जाता है कि वो शुरू से ही जिद्दी है, वो नहीं मानी। और तब जो रास्ता निकला कांग्रेस की उस समय धुर विरोधी पार्टी समाजवादी पार्टी से, उन्हें राज्यसभा के जरिए सांसद बनने का मौका मिला। और इस बार जब
राज्यसभा के चुनाव में उनको चुना जाना था, तब उनके साथ ही समाजवादी पार्टी के एक और प्रत्याशी खड़े हुए थे। अब दो में से किसी एक का जीतना तय था। पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने वहां जया बच्चन को प्राथमिकता दी और जया चुन ली गई। हालांकि काफी लंबे समय से समाजवादी पार्टी में इस बात को लेकर चर्चाएं चलती रहती हैं कि आखिर जया बच्चन का समाजवादी पार्टी में योगदान क्या है, क्योंकि कभी भी उन्होंने कोई ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जिसको लेकर वो चर्चाओं का केंद्र बने। कभी कोई उन्होंने ऐसा भाषण नहीं दिया जो किसी स्मृतियों में रखा जा सके। ना ही संसद के अंदर ना ही संसद के बाहर उनकी कोई ऐसी एक्टिविटी रही जिससे कोई याद रखता हो। और हद तो तब हो गई जब राज्यसभा से बाहर आकर उन्होंने मीडिया से कह दिया, अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं। जबकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, जो एक संवैधानिक दर्जा है। यानी जया बच्चन को क्या इतना भी नहीं मालूम है कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो लोकसभा की तरह नहीं होते। लोकसभा में दरअसल सांसद चुन के आते हैं, उन्हीं में से किसी को पीठासीन अधिकारी बना दिया जाता है, पर राज्यसभा के सभापति तो उपराष्ट्रपति होते हैं। इस छोटे से घटनाक्रम में जया बच्चन की कितनी सारी बातें सामने आ गईं। जब उन्होंने मनोहर लाल खट्टर के संदर्भ में बात कह दी तो क्या उन्हें नहीं मालूम कि आरएसएस का जो प्रचारक होता है वो आजीवन अविवाहित होता है? क्या वो ये नहीं जानती कि वो एक कलाकार थी, पर आज वो अन्य सांसदों की तरह राज्यसभा की एक सांसद है? क्या वो ये नहीं जानती कि राज्यसभा में जो सभापति है उसका एक संवैधानिक दर्जा होता है? ऐसे ही हरकतें यदि किसी और सांसद ने की होती तो बवाल मच गया होता। पर दरअसल बात तो समाजवादी पार्टी की है, जो लोकसभा में पहले ही कांग्रेस पार्टी के संरक्षक के तौर पर सामने आ चुकी थी। क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा में राहुल गांधी व्यवहार कर रहे थे, पीठासीन अधिकारी उन्होंने कई बार टोका और ये तक कह दिया कि बेहतर है कि वो संसदों की नियमावली का अध्ययन कर ले। और कई ऐसे मौके आए जब समाजवादी पार्टी उनके संरक्षक के तौर पर उभरी। राज्यसभा में इसका टोटा था। राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे एक तरीके से अकेले पड़ रहे थे, उन्हें किसी और पार्टी का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। समाजवादी पार्टी को शायद लोकसभा में जो भूमिका निभा रही थी, राज्यसभा में लेकर उसको चिंता थी। इस काम को जया बच्चन ने बखूबी निभा दिया। पर इसके साथ ही एक बात और खुल गई। 17वीं लोकसभा से ही ये बात देखी जाने लगी थी कि विपक्ष के पास क्या सरकार को घेरने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, कोई बात नहीं बची है? क्या उसके पास किसी ऐसी देश की समस्याओं का समाधान नहीं है जो सरकार के समक्ष वो बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सके? क्योंकि 17वीं लोकसभा में ही जिस तरीके से उसने सरकार के बजाय पीठासीन अधिकारी को निशाना बनाया था, तब लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ को निशाना बनाया गया था। 18वीं लोकसभा का ही यही हाल है। तो क्या विपक्ष के पास नैरेटिव की इतनी कमी हो गई है? क्या देश की महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे अब उसको दिखाई नहीं देते? उसको नहीं लगता कि वो किसी मुद्दे पर सरकार को घेर पाएगी, इसलिए उसका निशाना पीठासीन अधिकारी है। जो भी हो, इस घटना ने विपक्ष की पुल पट्टी सामने लाकर रख दी है। आगे विपक्ष इन मुद्दों को जो जनहित से जुड़े हुए हैं क्या कभी उठा पाएगी? ऐसी उम्मीद करना लगभग अब बेईमानी सा लगने लगा है। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत कराइएगा।